जबलपुर पुलिस ने जुआ फड़ पर छापामार कार्रवाई करते हुए मौके से करोड़ों रुपए का कैश बरामद किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस ने जुआ फड़ से अवैध हथियार भी बरामद किए। एएसपी समेत कई थानों के थाना प्रभारी और पुलिस बल मौके पर मौजूद हैं। कांग्रेस नेता गजेंद्र सोनकर पर जुआ फड़ चलाने का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने विज्ञापन और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ी कंपनियों के 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में करोड़ों की अनियमितता सामने आ सकती है। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने भोपाल के इतवारा, कोटरा, सुल्तानाबाद, कुहे फसा, एयरपोर्ट रोड, शक्तिनगर, हिंदी भवन के पास, वरेरा कॉलोनी, एमपी नगर, नेहरू नगर में इलाके में स्थित ठिकानों पर कार्रवाई की है। भोपाल के एसएस एंटरप्राइजेस की फैक्ट्री पर नकली घी बनाने का भंडाफोड़ करते हुए जिला प्रशासन ने मौके से 400 किलो नकली घी, 1800 किलो वनस्पति घी, 40 तेल के कैन, एसेंस की बोतल और 8 ब्रांड के डिब्बे बरामद किए हैं। खाद्य विभाग की टीम ने मौके से नकली घी बनाने में इस्तेमाल ऑटोमेटिक मशीन भी जब्त की गई है। फैक्ट्री में सोया ऑयल और घी के एसेंस को मिलाकर नकली घी बनाया जा रहा था। फैक्ट्री मालिक शंकर बत्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फैक्ट्री का संचालन का प्रकरण भी दर्ज किया गया है। निवाड़ी में बोरवेल में फंसे बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 3 साल का मासूम प्रहलाद 60 फीट की गहराई में फंसा हुआ है। गड्ढा खोदने का काम पूरा हो चुका है। अब सुरंग के जरिए बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह ने निवाड़ी में फंसे बोरवेल में 3 साल के प्रहलाद के सकुशल होने की कामना की है। साथ ही उम्मीद जताई है कि जल्द ही बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। निवाड़ी के शैदपुरा गांव में बोरवेल में फंसे मासूम प्रहलाद के पिता का आरोप है कि प्रशासन के पास संसाधनों की कमी थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू में 3 दिन लग गए। प्रहलाद के पिता हरिकृष्ण का कहना है कि उन्हें बेटे की चिंता सता रही है। निवाड़ी जिले में शैदपुरा गांव की तरह बोरवेल की दूसरी घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन अलर्ट है। कलेक्टर ने कहा है कि अब बोरवेल के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए एक टीम गठित की जाएगी जो बोरवेल स्थल का निरीक्षण करेगी और उसके बाद अनुमति दी जाएगी। बीजेपी मुख्यालय में 3 दिन तक चलने वाले कार्यकर्ताओं के ट्रेनिंग कैंप का आज दूसरा दिन है। ट्रेनिंग कैंप में पार्टी की कार्ययोजना, नीति और कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। कल हुई प्रशिक्षण कार्यशाला में रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश भर में प्रशिक्षण देने के दौरान भूपेश सरकार की नाकामियों का जिक्र किया जाएगा। रमन सिंह ने प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की भी बात कही। वहीं बीजेपी के ट्रेनिंग कैंप को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी की कोशिशें बेकार जाने वाली हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश में 14 सीटों पर सिमट चुकी है और इसलिए अब बड़बोड़ी बातें कर रही है। छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश होने से इस साल धान की बंपर फसल हुई है। किसानों को उम्मीद थी कि पिछले साल की तरह इस साल भी 1 नवंबर से एमएसपी पर धान खरीदी शुरू हो जाएगी, लेकिन सरकार ने 1 दिसंबर से धान खरीदी का फैसला लिया है। ऐसे में किसान मायूस है। उनके पास धान की फसल रखने की व्यवस्था नहीं है। खुले में रखे धान को चूहे खा रहे हैं। धान खरीदी के लिए अधिकृत सोसाइटी के नोडल ऑफिसर का कहना है कि 1 दिसंबर से किसानों की धान खरीदी जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की समीक्षा हुई, जिसमें सिंहदेव ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण और उसकी रोकथाम के उपायों की जानकारी दी। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए उपयुक्त व्यवहार अपनाने पर भी चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 52 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या 2412 हो गई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 1758 नए मामले सामने आए। इसी के साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 1,97,991 हो गई है। अब तक 1,72,513 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। प्रदेश में 23,066 एक्टिव मरीज हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में प्रदेश में 778 कोरोना संक्रमित मिले। संक्रमितों का आंकड़ा अब 1,76,603 हो गया है। आज प्रदेश में कोरोना से 12 लोगों की मौत हो गई। खंडवा में स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता ईवीएम मशीनों की चौकीदारी कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने यहां पर भी पुलिस के अलावा सशस्त्र बल के जवानों की ड्यूटी लगा रखी है, लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को किसी पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सत्ता की लोभी है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ईवीएम मशीनों की चौकीदारी अब परंपरा बन गई है, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता यहां ईवीएम मशीनों की निगरानी कर रहे हैं। दमोह में उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक राहुल लोधी के इस्तीफा देकर बीजेपी में आने से खाली हुई सीट पर उपचुनाव होना है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री जयंत मलैया को बीजेपी से टिकट देने की मांग की है। जयंत मलैया के पिता के निधन पर सीएम शिवराज सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं के सामने ही नारेबाजी करते हुए जयंत मलैया को टिकट देने की मांग की।
दमोह में पूर्व मंत्री जयंत मलैया के पिता के निधन पर सीएम शिवराज ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। कुछ दिन पहले जयंत मलैया के पिता विजय कुमार मलैया का निधन हो गया था। सीएम शिवराज शोक संवेदनाएं व्यक्त करने जयंत मलैया के घर पहुंचे। सीएम शिवराज ने कहा कि बाबूजी निष्ठावान नेता थे, उनके जाने से बड़ी क्षति हुई है। आपको बता दें कि स्वर्गीय विजय कुमार मलैया बाबूजी के नाम से जाने जाते थे। बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। लंबे समय तक बीजेपी के प्रदेश कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। ईवीएम की निगरानी को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि जनता ने गद्दारों के खिलाफ वोट किया। ऐसे में बीजेपी के लोग स्ट्रांग रूम में ईवीएम से छेड़छाड़ कर सकते हैं और यही वजह है कि हमारे कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दे रहे हैं। तो वहीं बीजेपी सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने पलटवार करते हुए कहा कि हार के डर से कांग्रेस ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का बहाना ढूंढ रही है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम को दोष नहीं देती, लेकिन जब हारती है तो हार का ठीकरा किसी न किसी के माथे फोड़ती है। जौरा से कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय की पुनर्मतदान याचिका की अर्जेंट सुनवाई की मांग खारिज हो गई। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मामले की 9 नवंबर को ही सुनवाई की जाएगी। ऐसे में अब नई याचिका दायर की जाएगी जिसमें 7 नवंबर के बाद पुनर्मतदान न हो पाने का हवाला दिया जाएगा और ये भी मांग की जाएगी कि याचिका की सुनवाई पूरी होने तक परिणाम घोषित न किए जाएं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव फिंगेश्वर राजमहल पहुंचे, जहां परिजनों से मिलकर दिवंगत राजा महेंद्र सिंह बहादुर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि हमने एक कर्मठ नेता को खो दिया जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक हुई। कोरोना के चलते 9 महीने बाद बुलाई गई सामान्य सभा में 30 प्रस्ताव रखे गए। पक्ष विपक्ष में बहस और हंगामे के बीच बहुमत से पारित हो गए। बीजेपी पार्षदों ने कहा कि हिटलर के तरीके से सभा चलाई गई। वॉकआउट के दौरान प्रस्ताव पास करा दिए गए। वहीं महापौर एजाज डेभर ने कहा कि हर बात विरोध करना विपक्ष का काम है। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। शारीरिक दक्षता परीक्षा का रेंजवार टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। 4 जनवरी से शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हो जाएगी, जिसके प्रचार प्रसार और उम्मीदवारों का चार्ट 15 दिसंबर तक जारी किया जाएगा। 14 नवंबर तक रेंज स्तर पर भर्ती समिति का भी गठन कर दिया जाएगा। बैतूल में लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए सांसद सेवा केंद्र की शुरुआत की गई है। बीजेपी प्रदेश कोषाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और सांसद बीडी उइके ने फीता काटकर इस केंद्र का शुभारंभ किया। सांसद खुद सुबह 11 से शाम 5 बजे तक लोगों की समस्याएं सुनेंगे। यहाँ समस्याओं को समाधान के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। सांसद खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इस केंद्र में कोविड कर्मचारी संघ ने पहली समस्या दर्ज कराई है, जिसमें दिव्यांग जोड़े को ट्राई स्कूटी और 5,000 रुपए हर महीने आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। नीमच में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को लेकर कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजन ने आदेश दिया है कि सीएम हेल्पलाइन की पेंडिंग शिकायतों का निराकरण न करने पर हर शिकायत के हिसाब से 100 रुपए फाइन लगाया जाएगा। कलेक्टर के इस आदेश से फरियादी खुश हैं कि अब उन्हें सरकारी ऑफिसर्स के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उनकी शिकायत का जल्द से जल्द निराकरण होगा। शिकायतकर्ता कलेक्टर के इस आदेश की सराहना कर रहे हैं। बड़वानी में कोर्ट के बाहर दुष्कर्म के आरोपी ने भागने की कोशिश की, जो कि नाकाम हो गई। हाथों में हथकड़ी पहने आरोपी करीब आधा किलोमीटर तक बीच सड़क पर भागता रहा। हालांकि सड़क पर मौजूद एक बाइक सवार ने हथकड़ी पहने आरोपी और उसके पीछे भागते पुलिस वालों को देखते ही अपनी बाइक आरोपी के आगे लगा दी। ऐसे में आरोपी मौके पर पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने राजेश को दुष्कर्म के आरोप में महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया था और कोर्ट में पेशी के लिए लाई थी। और इस दौरान जब पुलिस वालों ने फोटोकॉपी कराने के लिए गाड़ी रोकी तो 2 पुलिस वालों को चकमा देकर आरोपी राजेश गाड़ी से कूदकर भागने लगा, लेकिन आम लोगों की सजगता से वो बड़ी आसानी से पकड़ा गया। भोपाल पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने ओडिशा से आरोपी गिरफ्तार किया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि 1 नवंबर को सोशल मीडिया पर धमकी देने की शिकायत दर्ज की गई थी। आरोपी का नाम जावेद अख्तर है, जो झारखंड का मूल निवासी है। भोपाल में एसबीआई के हेड ऑफिस के सिविल ब्रांच के तत्कालीन एजीएम एके जैन के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। 2017-18 के बीच एजीएम ने अपने और परिवार के अकाउंट में अवैध तरीके से करीब 2.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। सीबीआई जांच में तत्कालीन एजीएम के अकाउंट में 6 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली है और उनके घर पर छापेमारी के दौरान करोड़ों की संपत्ति का पता चला, जिसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। भोपाल में बैंक अधिकारी बनकर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने साइबर टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को फोन करता था, धोखे से उनके बैंक डिटेल्स लेकर ठगी को अंजाम देता था। आरोपी के पास से इस्तेमाल हुए लैपटॉप, मोबाइल, बायोमेट्रिक मशीन जैसे कई उपकरण बरामद हुए हैं। इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र में कॉल सेंटर की आड़ में चल रहे ठगी के कारोबार का पुलिस ने पर्दाफाश किया। क्राइम ब्रांच ने 3 युवतियों समेत गिरोह के 21 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो अमेरिकी नागरिकों को इंटरनेट कॉल से ठगने का काम करते थे।
अमेरिकी विजिलेंस का अधिकारी बनकर लोगों को ड्रग ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में फंसाने की धमकी देते थे। इस तरह हर महीने करीब 1.5 करोड़ की कमाई होती थी। आरोपी 60% रकम हवाला और 40% रकम गिफ्ट कार्ड्स के जरिए लेते थे। क्राइम ब्रांच को मौके से 20 सीपीयू समेत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं। सागर के राहतगढ़ में ट्रैक्टर चालक डूबते डूबते बचा। यहां बीना नदी पर बने छोटे पुल से एक युवक ट्रैक्टर लेकर जा रहा था, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में पलट गए और नदी में डूबने लगी। हालांकि गनीमत रही कि चालक ने ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचा ली। जगदलपुर में अवैध पटाखों का जखीरा बरामद हुआ है। मामला नगर के आड़ावाल इलाके का है, जहां बोधघाट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों के पास से 4,73,000 के पटाखे बरामद हुए। सतना के धनिया गांव में तेंदुए की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है। तेंदुए की तस्वीरें भी सामने आई है। धनिया गांव के लोगों में खौफ का माहौल है। मौके पर पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम फिलहाल तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है। ब्रिगेडियर जनरल बिपिन रावत की चीन और पाकिस्तान को चेतावनी का LAC पर कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो आज 10 उपग्रहों को एक साथ करेगा लॉन्च। आज दोपहर 3:02 पर होगी सभी उपग्रहों की लॉन्चिंग। बिहार में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया दंगे वाला मुख्यमंत्री। बिहार में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट। 15 जिलों की 78 सीटों पर होगा मतदान। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी की मुहिम चला रही PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने प्रेशर कुकर से की मौजूदा हालात की तुलना। आज खत्म हो सकता है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का सस्पेंस। बाइडेन और ट्रंप दोनों ही कर रहे हैं जीत का दावा। अमेरिका के एटलांटा में रैपर किंग वॉन की गोली मारकर हत्या। एटलांटा के एक नाइट क्लब में हुई वारदात। फ्रांस के ऑस्ट्रिया में कट्टरवादियों पर कार्रवाई तेज। वियना में हुए हमले के बाद ऑस्ट्रिया ने मस्जिदों पर कार्रवाई का लिया फैसला। स्पाइस जेट को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन को नहीं चुकाने होंगे 243 करोड़ रुपए। कोरियाई ऑटो कंपनी ह्युंडई ने लॉन्च की नई i20। भारत में इसकी कीमत 6,79,000 से लेकर 11,17,000 रुपए।